So here we are going to define Ohm's law. Okay, Ohm's law define करने के लिए certain terms को समझना important है. So that term is resistance. ठीक है. So resistance को समझते कि resistance हमारा होता क्या है. Okay. So resistance क्या होता है हमारा? Suppose एक कंडक्टर है हमारा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. ओके. सो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करना स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन्स के कोलिशन के वजह से सब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो पाते हैं जितने मूव होने चाहिए. ठीक है. सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन नहीं दिखा पाते ड्यू टू कोलिशन. वो टकरा के इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं. ठीक है. दैट इलेक्ट्रॉन टकरा के रुक जाना इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा के रुक जा रहे हैं मीन्स उनके फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आ गया है. ओके. जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे रुक जाते हैं, तो उनके फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है. दैट रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स के उन्हीं फ्लो में जो रुकावटें आती है, जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, दैट रिस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है. अब कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. अगर हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकना है तो सम पीपल यूज टू पुट रबर पुट कर देते हैं. रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने स्टडी किया है. सपोज हमारे पास एक सर्किट है. ओके. हमारे पास क्या है? सर्किट है. इस सर्किट के अंदर करंट मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर. ओके. अगर करंट को हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक रबर लगा देंगे. रबर क्या करेगा? रबर विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट. करंट को रोक देगा रबर हमारा. ठीक है. बिकॉज रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कंडक्टर के अंदर करंट को मूव होने नहीं देगा हमारा रबर. फाइन. सो दिस रबर इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस. ये रबर हमारा क्या क्रिएट कर रहा है? रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है रबर हमारा. ठीक है. सो रबर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस रबर इज कॉल्ड एज रेजिस्टर. हम रबर को क्या बोलेंगे कि रबर हमारा एक गुड रेजिस्टर है. ठीक है. एक अच्छा रेजिस्टर है जो करंट को मूव करने से रोक रहा है. ठीक है. अब रबर हमारा क्या हो गया? रेजिस्टर हो गया. रबर क्या करता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रुकावटें क्रिएट करता है कि करंट हमारा सर्किट के अंदर ज़्यादा फ्लो ना हो. ठीक है. तो बेसिक टर्म में समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस क्या है? हमारा रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. सो ये हो गया हमारा रेजिस्टर हो गया. दिस रबर एक्ट एज अ रेजिस्टर. ओके. रबर हमारा रेजिस्टर के जैसा एक्ट कर रहा है, और एक्ट करने की वजह से क्या होता है? सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रुकावटें क्रिएट होती है कि करंट हमारा फ्लो ना हो. फाइन. दिस इज सिंबल फॉर रेजिस्टर. ओके. ये हमारा रेजिस्टर के लिए हमारा सिंबल है. फाइन. तो इस सिंबल को मैं यूज करूंगा अपने सर्किट के अंदर टू डिफाइन ओम्स लॉ. टू डिफाइन ओम्स लॉ. इस रेजिस्टर को मैं अपने सर्किट के अंदर यूज करूंगा. तो ये रेजिस्टर को मैंने अपने सर्किट के अंदर यूज कर लिया है. ओके. सो नाउ हियर मैं यहाँ पे एक सप्लाई दूंगा. ठीक है. सप्लाई देने से क्या होगा? प्लस माइनस. सप्लाई देने से करंट मूव करना सर्किट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो इस सेल के साथ मैंने एक अमीटर लगा लिया है यहाँ पे. ठीक है. वी हैव अ डिवाइस विच इज कॉल्ड अमीटर. इसको हम अमीटर बोलते हैं. अमीटर क्या करेगा? अमीटर करंट को मेजर करने के लिए काम आता है. ठीक है. अमीटर इज यूज टू मेजर करंट. अमीटर हमारा करंट मेजर करेगा. फाइन. कि सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट और कितने करंट फ्लो हो रहे सर्किट के अंदर, दैट करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर. ठीक है. नाउ हमने इस रेजिस्टर के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है. ठीक है. दिस इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या काम करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हेल्प करेगा. ओके. सो दिस वोल्ट मीटर विल हेल्प इन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. करंट क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया है. ओके. सो हमने देखा कि किस तरीके से एम्पियर हमारा करंट मेजर करेगा एंड वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. सो टू डिफाइन ओम्स लॉ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम अपने सप्लाई को चेंज करते रहेंगे. पहले एक सप्लाई देंगे, फिर दूसरा सप्लाई देंगे, फिर तीसरा सप्लाई देंगे. हम अब कंटिन्यूसली अपने सप्लाई को इंक्रीज करेंगे. अब सप्लाई को हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा करंट वहाँ पे इंक्रीज होगा एंड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे इंक्रीज होगा. ठीक है. सो पहला हम 3 केसेस कंसिडर करेंगे. हम 3 केस के लिए करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे. सो पहले केस में हमने यहाँ पे दिया 0.4 वोल्ट का
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, सप्लाई अप्लाई कर दिया, सप्लाई सेल लगा दिया मैंने, तो सेल का वैल्यू कितना है 0.4 वोल्ट, ठीक है 0.4 वोल्ट का मैंने यहाँ पे सेल दे दिया, ठीक है अपने प्रैक्टिकली पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे 0.4 वोल्ट कंसिडर कर लिया है। एंड सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में पहले सप्लाई का 0.4 वोल्ट कंसिडर किया, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.4 वोल्ट ले लिया। सो 0.4 वोल्ट का मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया। तो जैसे मैं 0.4 वोल्ट का सप्लाई दूंगा अपने सर्किट के अंदर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो 0.4 वोल्ट हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 0.4 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट हो जाएगा। 0.4 वोल्ट क्यों होगा पोटेंशियल डिफरेंस? बिकॉज मैंने यहाँ पे सप्लाई जो है वो 0.4 वोल्ट का रखा है, ठीक है। अब 0.4 वोल्ट का सप्लाई देने की वजह से यहाँ पे जो करंट है दैट करंट विल बिकम 0.1 एम्पियर एज पर टेक्स्ट बुक। सो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से करंट हमारा किस तरीके से बढ़ता है। दैट पैटर्न वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर। ओके, हमारा बस इतना ही टारगेट है कि हम ऑब्जर्व करें कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जब बढ़ाएंगे तो हमारा करंट कैसे बढ़ता है। तो जब मैंने 0.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखा तो करंट हमारा जो एमीटर है, एमीटर हमारा करंट क्या दिखा रहा है 0.1 एम्पियर हमारा करंट दिखा रहा है एमीटर, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली हम एक चार्ट बना देते हैं। वो चार्ट को देख के हम ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ट दिखाने की कोशिश क्या करता है, ठीक है। फाइन, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जर्व कर रखा है। उनके एसआई यूनिट होते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 0.4 रख रहा हूँ, 0.4 वोल्ट, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.4 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट होगा तो करंट कितना है इसके अंदर, जो एमीटर दिखा रहा है, एमीटर हमारा करंट 0.1 एम्पियर दिखा रहा है। सो करंट इज 0.1 एम्पियर, ठीक है। करंट हमारा 0.1 एम्पियर हो गया। एम्पियर ऊपर लिखा है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वोल्ट ऊपर लिखा है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो करंट है, करंट 0.1 एम्पियर हो गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट हो गया, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे अमीटर में और वोल्ट मीटर में। अमीटर में देखा तो करंट मुझे 0.1 एम्पियर दिखाया और वोल्ट मीटर में जब देखा तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 0.4 वोल्ट दिखाया, ठीक है। अब मैंने और एक सप्लाई इसके अंदर ऐड कर दिया, और एक सप्लाई ऐड करने की वजह से जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.8 वोल्ट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसका 0.8 वोल्ट हो गया। मैंने और एक सेल ऐड कर दिया, और एक सप्लाई ऐड करना मतलब और एक सेल ऐड कर देना, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब मैंने और एक सेल ऐड कर दिया और एक सप्लाई ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.8 वोल्ट हो गया, ठीक है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने वाला जो मीटर है, ठीक है, जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो 0.8 वोल्ट का दिया है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना हो गया 0.8 वोल्ट का हो गया, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट भी ऑब्वियसली बात है बढ़ने वाला है। सो करंट जो है यहाँ पे हमारा 0.2 एम्पियर का हो जाएगा। सो करंट कितना हो गया हमारा यहाँ पे 0.2 एम्पियर। सो करंट इज ऑफ 0.2 एम्पियर, ठीक है। करंट हमारा 0.2 एम्पियर का हो गया, ओके फाइन। तो करंट यहाँ पे हमारा 0.2 एम्पियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, और एक सप्लाई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और एक सप्लाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.12 वोल्ट हो गया, ठीक है, दैट इज 0.12 वोल्ट हो गया। 0.12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो जो मेरा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर भी सेम रीडिंग दिखाएगा। ये मीटर हमारा ये बताएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अंदर वो 0.12 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया मैंने तो करंट जो है सर्किट के अंदर वो करंट भी बढ़ेगा और करंट हो जाएगा 0.3 एम्पियर, ठीक है। सो करंट हमारे यहाँ पे हो गया 0.3 एम्पियर एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हो गया 0.12 वोल्ट। सो ये मेरा चार्ट ऑब्जर्व किया हमने। ये चार्ट कहाँ से ऑब्जर्व किया हमने, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट डायग्राम, जहाँ पे मैं अपने सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ। सप्लाई के बढ़ाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया है। मैंने किसको बढ़ाया है, पोटेंशियल डिफरेंस को। सप्लाई ज्यादा लगा के इंक्रीज करके, सप्लाई को इंक्रीज करके मैंने किसको बढ़ाया है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया। पोटेंशियल डिफरेंस को जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, 0.4 रखा, फिर 0.8 रखा, फिर 0.12 रखा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने की वजह से जो अमीटर के अंदर करंट है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कंटिन्यूअसली हमारा इंक्रीज होगा अमीटर के अंदर, फाइन। सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट भी मेरा बढ़ने वाला है, फाइन। सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूँ, ये दो टर्मिनल के बीच में, ये दो एंड के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में हमारा गिवन सर्किट के अंदर, ये सर्किट के दो टर्मिनल के एंड,
टर्मिनल बोला मतलब एंड ही होता है, ओके। सो मैं इस सर्किट के दो टर्मिनल के बीच में, दो एंड के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपने पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि करंट भी हमारा वहां पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से 0.4, 0.8, 0.12 पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से जो करंट है यहाँ पे, करंट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी इंक्रीज हुआ। जब दोनों चीजें साथ में बढ़ती है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से हमारा करंट भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें साथ में है, दोनों चीजें साथ में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरा चीज भी बढ़ता है तो ऐसे रिलेशन को हम पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हमारा एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो करंट भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से यहाँ पे करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये चीज हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, फाइन। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से यहाँ पे करंट भी बढ़ रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हुआ, ऊपर गया, तो करंट भी यहाँ पे ऊपर जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट क्या एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से, ठीक है। सो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं, इस प्रोपोर्शनल को हटा के अगर एक मैं इक्वल लिखूं, ठीक है, अगर मैं इक्वल लिखूं इस प्रोपोर्शनल को हटा के, तो हमने पढ़ा है कांस्टेंट टर्म आता है, दैट कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आई लिखा हमने ऐसे ही एज इट इज, एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा साथ में, ठीक है। दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज आर, ठीक है। ये आर क्या है, आर इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। आर इज रेजिस्टेंस है, आर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब तक इस कंडक्टर का टेम्परेचर सेम रहता है तब तक ये आर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में लिखा तो एक नया टर्म आ गया इसके साथ, दिस न्यू टर्म इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है हमारे, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यह आर इज कांस्टेंट, आर क्या हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोला जाता है, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, फाइन। सो आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। सो डिफाइन भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। सो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी हमारा इंक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ओके। तो इसको इस सिंबॉलिक फॉर्म में जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपने स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन की मदद से हम उसको लर्न करेंगे, फाइन। सो नाउ ओहम्स लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन करेंगे हम ओहम्स लॉ को। सो टू डिफाइन ओहम्स लॉ we have a statement, and that statement is potential difference between two end of a given wire, or potential difference between the two end of the wire in electric circuit, ठीक है। potential difference दो end के बीच में, potential difference between two end of the wire, potential difference कहाँ पे होता है, वायर के दो end पे होता है, ओके। so potential difference between two end of the wire in electric circuit जो है हमारा, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के दो end पे, वायर के दो end पे हमारा क्या है, potential difference है। that potential difference is V, that potential difference is directly proportional to the current, ठीक है। that potential difference between two end of the wire in electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। किसको proportional है वो, current को proportional है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, V is directly proportional to I, potential difference is directly proportional to current, ठीक है। so potential difference is directly proportional to करंट, ठीक है, जो कि हमने अपने एक्सप्रेशन में लिखा है। सेम एक्सप्रेशन है, बट हमें अपने डेफिनेशन में थोड़ा सा पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता कहाँ पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होता है, बिटवीन टू एंड ऑफ द वायर इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द वायर इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इस डेफिनेशन को लर्न करना इज वेरी वेरी सिंपल।
विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इसको प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट होता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ये चार्ट के हेल्प से वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। फाइन, तो लेट अस सी रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमारा ग्राफ किसके अगेंस्ट किसके होगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने करंट को ले लिया एंड वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया। दिस एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करंट। ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया, दैट इज ओरिजिन हो गया हमारा। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने वाई एक्सिस पे 0.4 वोल्ट ले लिया, 0.8 वोल्ट ले लिया एंड 0.12 वोल्ट कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए वाई एक्सिस पे। ओके, नाउ एक्स एक्सिस मैंने 0.1 एम्पियर कंसिडर किया, 0.2 एम्पियर कंसिडर किया एंड 0.3 एम्पियर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक्स एक्सिस पे। नाउ सो यहाँ पे सब मैंने एक्सिस पे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। नाउ लेट अस प्लॉट दिस चार्ट। ये चार्ट को हम प्लॉट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, किस मैनर में ग्राफ मिलेगा हमारा। ओके, सो नाउ लेट अस सी। जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट का है तो करंट यहाँ पे 0.1 एम्पियर का है। ओके, सो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट का है तो करंट यहाँ पे 0.1 एम्पियर का है। तो अगर हम प्लॉट करें इस पॉइंट को तो हमें हमारा प्लॉटिंग पॉइंट इस पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, नाउ सेकंड प्लॉट करूंगा जब 0.8 पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 तो करंट यहाँ पे 0.2 का है। करंट कितने का हो गया, 0.2 का हो गया और दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे प्लॉटिंग पॉइंट मिल गया हम लोगों को। ठीक है, दिस पॉइंट will represent what, this point will represent a plotting point for potential difference and current। ठीक है, potential difference and current का plotting point represent करता है ये point हमारा। ठीक है, जब 0.12 होगा 0.12 तो और करंट 0.13 होगा तो इनका प्लॉटिंग पॉइंट हमें कुछ इस फैशन में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा उनका प्लॉटिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस तीनों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जो कि ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारा ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, ये ग्राफ हमारा ओम्स लॉ के लिए हो गया। ठीक है, अब इस ग्राफ के हेल्प से भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज वन मोर वे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दैट वे कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो है वो हमने प्लॉट किया है इस ग्राफ पे। फाइन, सो इस ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा हमारा, दैट स्लोप विल बी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली है। ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट I, पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट I जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका जो स्लोप होता है दैट स्लोप विल गिव मी रेजिस्टेंस। वो स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। फाइन, सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो स्लोप विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। स्लोप किसको इक्वल होगा, रेजिस्टेंस को इक्वल होगा। तो लेट अस कैलकुलेट स्लोप। स्लोप को कैलकुलेट करते हैं और जो भी स्लोप आया हम बोल देंगे कि रेजिस्टेंस हमारा उतना है। तो टू कैलकुलेट स्लोप वी हैव वन फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 ये स्लोप का फॉर्मूला है जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं और जो हमने ऑब्जर्व किया होगा मैथ्स के लेक्चर में। ओके, नाउ स्लोप को मैंने क्या बोला था, इस ग्राफ पे जो स्लोप होगा हमारा दैट स्लोप विल बी रेजिस्टेंस, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो टू कैलकुलेट स्लोप वी हैव टू कंसीडर 2 पॉइंट्स। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये 2 पॉइंट के बीच में जो स्लोप होगा वो स्लोप हम निकालते हैं। दैट स्लोप विल गिव यू रेजिस्टेंस। वो स्लोप तुम्हें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो यह स्लोप विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने तुम्हें नोट करने के लिए बोला था। जो पोटेंशियल डिफरेंस और I का ग्राफ होता है, दैट इज करंट का ग्राफ होता है, वो ग्राफ में जो स्लोप मिलेगा दैट स्लोप विल बी रेजिस्टेंस। वो स्लोप हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली है। तो स्लोप की जगह पे मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया यहाँ पे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड आउट y2 y1 x2 x1 क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, x1 y1 ले लिया एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो x2 ले लिया और y2 ले लिया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। x1 x2 क्या होता है, y1 y2 क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो x1 कितना हो गया यहाँ पे, x1 तो हमारा ये होता है बॉटम साइड पे, x एक्सिस पे जो है, तो x1 क्या हो गया यहाँ पे 0.1
ठीक है, एंड y1 क्या हो गया यहाँ पे 0.4, यहाँ पे x2 क्या हो गया 0.2 एंड y2 क्या हो गया 0.8। ठीक है, तो हम अपने फॉर्मूला में प्लॉट करते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू लेके समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारा। फाइन, नाउ इस यहाँ पे हमारा y2 जो है, y2 क्या है, ये y2 दिख रहा है हमें, तो y2 के लिए हमें y एक्सिस पे जाना पड़ेगा एंड y2 क्या हो गया हमारा 0.8 हो गया। फाइन, 8 वोल्ट हो गया, माइनस फॉर्मूला का रिमेन एज इट इज। अब y1 निकालना है हमें, y1 के लिए हमें ये पॉइंट है, तो y1 क्या है हमें 0.4 है, तो हमें माइनस 0.4 करना पड़ेगा। नाउ x2 देखना पड़ेगा, x2 के लिए क्या है, x एक्सिस पे जाएंगे हम लोग, ये x एक्सिस है x2 के लिए, तो 0.2 हो गया हमारा x2, माइनस x1 देखेंगे हम लोग, x1 हमारा y एक्सिस पे, सॉरी x1 हमें ये पॉइंट पे मिलेगा, दैट इज 0.1 है हमारा x1, तो यहाँ पे माइनस 0.1 करेंगे। ठीक है, नाउ 0.8 में से 0.4 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा 0.4 बचेगा। नाउ 0.2 माइनस 0.1 विल गिव अस 0.1, हमें 0.1 देगा। नाउ बोथ द साइड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट जो है यहाँ पे, पॉइंट्स यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, तो हट जाएंगे वहां से, तो यहाँ पे आंसर वैल्यू रिमेन 4 बचेगा आंसर हमारा यहाँ पे, और नीचे 1 बचेगा, तो डिनोमिनेटर में 1 को एक्सप्रेस करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ओहम, रेजिस्टेंस को हम 4 ओहम में एक्सप्रेस करेंगे।